मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर कहानी पहुँचे आपके पास। आज की कहानी का नाम है शायद अब समझूं प्यार को भाग 3। 6 महीने बीतते न बीतते जब वह सूख कर कांटा हो चुकी थी, रंग सांवला और आँखों के कटोरी में धंस चुकी थी, तब एक दिन पता चला कि इस दुनिया में भी चमत्कार भी होते हैं। उसे तो आज तक नहीं पता था कि रतन को इस बात की खबर कैसे मिली कि वह अंजलि के साथ खुश नहीं है। उस दिन अचानक उन्हें सामने पाकर सोचा था कि शायद तलाक के कागजों पर साइन लेने आए होंगे। वे तो पुलिस के साथ लेकर अपनी पत्नी को छुड़ाने और अपहरण, बलात्कार और यंत्रणा देने के जुर्म में उन लोगों को गिरफ्तार कराने आए थे। किसी देवदूत की तरह उसे बुरे सपने से बाहर ले जाने आए थे और एक बार सुनंदा ने स्वयं को समय की लहरों के साथ शिथिल छोड़ दिया था। रतन के घर पहुंचकर 2 दिन वह अवश्य निढाल, भूखी प्यासी कोने में पड़ी रही। फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति समझ में आने लगी। रतन के माता पिता और बहन कोई भी उसे अपने घर में वापस लेने को बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। तलाक ले लेने के लिए उन्हें लगातार समझा रहे थे, पर ना जाने क्यों रतन किसी बात का कोई जवाब नहीं देते थे, बिल्कुल ही चुप रहने लगे थे। उनका गंभीर चेहरा देखकर किसी को कुछ अंदाज ही नहीं होता था कि वह क्या सोच रहे हैं। वह अपने घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे, अतः उनकी सहमति के बिना वहाँ कोई निर्णय नहीं लिया जाता था, और अगर वह कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो घर के बाकी लोगों ने सुनंदा की पूर्ण उपेक्षा का निर्णय ले लिया था। वह भी समझ गई थी कि उसका हाल पूछने जब उसकी मम्मी पापा ही नहीं आए तो यहाँ किसी को क्या पड़ी थी। अगले दिन रतन ऑफिस से लौटकर कमरे में आए और हाथ का बैग एक तरफ रखकर निढाल से कुर्सी पर बैठ गए। रूठी सी नंद भाई के लिए एक प्याला चाय रखकर चली गई थी। आज ध्यान से उसकी तरफ देखा था सुनंदा ने। सांवला, टूटा और निर्जीव सा चेहरा, कितने बूढ़े दिखने लगे हैं रतन। आज पहली बार उसके मन में उनके लिए ढेर सारा प्यार उमड़ा। इस चेहरे पर हमेशा खिला रहने वाला वह आत्मविश्वास कहाँ चला गया। कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गए थे ये। वह स्वयं को जिम्मेदार थी इसकी, इसलिए कितनी बड़ी गलती हो गई है उससे। कुछ देर वैसे ही उनको निहारने के बाद वह धीरे से उठी और उनकी कुर्सी के समीप उनके पैरों के पास आकर बैठ गई। मेरी गलती, माफ़ करने लायक नहीं है ना रतन। रतन ने धीरे से आंखें खोली। उफ, कितना दर्द था उनकी आंखों में। मैं कभी भी तुमको पसंद नहीं था सुनंदा, उन्होंने पूछा तो तड़प उठी थी वह। मैंने आपका मोल नहीं समझा रतन जी। जिसके सर पर असली रत्नों का ताज सजा था वह नकली पत्थर तलाशने चल पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। पर रतन यह सब कुछ नहीं सुनना चाहते थे। वे उठकर कमरे से बाहर निकल गए। बाद में यही उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया कि सुनंदा या घर का कोई भी सदस्य उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता तो वे उठकर चले जाते। सुबह सवेरे ही ऑफिस निकल जाते और लौटने पर घंटों लॉन में टहलते रहते। कोई कुछ कहने समझाने की कोशिश करता तो वो आधी एक रोटी जो मुश्किल से उनके गले के नीचे उतरती थी उसे भी छोड़कर हट जाते थे। उनकी हालत पर सुनंदा जार जार रोती तो वे नज़र उठाकर देखते तक नहीं थे। पूरी जिंदगी यूं ही नहीं चलाई जा सकती। रतन जी को मनाना पड़ेगा, समझाना होगा, मगर कैसे? शायद पूर्ण समर्पण से सुनंदा अपने मन के भाव उन लोगों तक पहुंचा सके। उसने घर के सारे कामकाज अपने ऊपर लेने की कोशिश की, सभी लोगों को अलग अलग से माफ़ी मांगी, पर वह क्या करे अगर कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता था। कुछ कड़वा, कुछ तीखा मुंह से ना निकल जाए। यह संभ्रांतता बनाए रखने के लिए कुछ न बोलने में ही सबको आसान लगता था। शायद उधर सुनंदा के मन में भी गहरा डर बैठा हुआ था कि पता नहीं कब रतन का मन पिघलेगा और कब घर वालों की बात मानकर किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेंगे। फिर वह क्या करेगी? एक अजीब सा सन्नाटा सुनंदा के इर्द गिर्द बिखरा पड़ा था। क्या करे वह, कहाँ चली जाए? वह तो रतन से बस इतना कहना चाहती थी कि भले ही मारे पीटे प्रताड़ित करे, उफ भी नहीं करेगी, पर वह कुछ बोले तो सही। तो फिर उन्हीं की खुशी। अगर वे उसे सामने पाकर असहज हो जाते हैं तो उनके सामने पड़ने से बचेगी। अब यही उसकी सजा भी होगी, प्रायश्चित भी। सुनंदा अपना सामान समेटकर घर के बाहर वाले छोटे कमरे में आ गई। अगर हर समय गिड़गिड़ाने से माफ़ी नहीं मिलेगी तो इसे समय पर छोड़ना ही
पड़ेगा कि भविष्य में वह स्वयं को कहाँ पर देखना चाहती है। अगर दीनता की प्रतिमूर्ति बनना है तो अपने अंदर की शक्ति को संचित करनी होगी कि लोग उसकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएं। जीवन की एक नई दिशा देना ही होगा तो अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है। घर के पास स्थित एक छोटे से स्कूल में कुछ घंटों की नौकरी का इंतजाम कर सुनंदा ने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। पढ़ाई जो कभी बीच में ही छोड़ दी गई थी, पहले उसे ही पूरा करना होगा, शायद तभी आगे सोचना संभव है। जीवन एकाएक बहुत व्यस्त हो गया। यथासंभव वह रतन के सामने पड़ने से बचती, पर कभी कभी छुपकर दुख की उस मूर्ति के दर्शन जरूर करती रहती जिसकी दुर्दशा का कारण वह स्वयं थी। उनकी इस उदास मूर्ति को देव प्रतिमा की तरह अंतर मन में स्थापित कर लिया था। उसे हर समय मेहनत करने को, अपनी ईमानदारी साबित करने को उकसाती रहती। कड़ी मेहनत के उन कई वर्षों के बाद एक दिन ईश्वर ने उस दुबली पतली काया में छिपी हठयोगिनी पर प्रसन्न हो गए। प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा पास कर ली थी उसने और अब जल्दी ही किसी बैंक में नौकरी भी मिलने वाली थी। कमरे के एक कोने में उस कुर्सी पर बैठे थे रतन। जब अपना रिजल्ट उनके हाथों में रख कर वह जमीन पर ही बैठ गई थी। वह मानो उनकी बगल में बैठने की हैसियत नहीं थी उसकी। खामोशी से कागजों को उलटते पुलटते गंभीर आवाज़ में बोले थे वह, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए परेशान था, पर अच्छा है कि तुम अब अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। अब मैंने बिना किसी परेशानी के तुमको अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लेने की सलाह दे सकता हूँ। चौंक उठी थी वह। ये तो क्या पहले उसको विदा करने के बाद तब अपने लिए सोचने वाले हैं वह। पर जो भी हो, वह किसी बात की शिकायत करने की स्थिति में तो है नहीं। मेरी पसंद की बात छोड़िए रतन जी, उसे तो पाकर भी अपनी नादानी से खो दिया मैंने। पर मेरी वजह से आप कब तक ये शापित जीवन जिएंगे? सबकी बात मान क्यों नहीं लेते हैं आप? धीमी आवाज़ में सुनंदा ने पूछा तो खोए खोए से रतन जी कहने लगे, एक दिन तुम्हारी पसंद को बिना पूछे तुमको ब्याह लाया, शायद वहीं गलती हो गई है। मैं शायद इतना स्वार्थी हो गया कि तुमसे तुम्हारी पसंद पूछी ही नहीं, पर अब तुमको जिसको भी चाहो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा ये उतरा चेहरा, बुझी बुझी आंखें मुझसे नहीं देखा जाता। तुम्हें खुश रखने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रतन की आंखें गीली थी। एकाएक सुनंदा को समझ में सब कुछ आ गया कि अस्वीकार के जिस डर से वह गुजर रही थी, वही डर उधर भी था। अगर वह सोचती रही कि किसी दिन रतन उससे मुक्ति पाने का निर्णय ले लेंगे, तो उधर भी यही सोच थी। कहीं दोनों ही तो एक दूसरे के पहल का इंतजार नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ भागी हुई पत्नी को बिना एक शब्द बोले लाकर घर में तो रखा है। संयुक्त परिवार में रहकर भी ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि कोई उसे एक शब्द भी कह सके। एक ही घर में अलग अलग रहते हुए पिछले इतने समय से उसके निर्णय का इंतजार कर रहे थे और आज भी चैन का अधिकार उसी को दे रहे हैं। पल भर में ही उदासी के उस गहन के बाहर निकल आई थी वह। अब तो महसूस हो रहा था कि दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री है वह, और ईश्वर ने जो उसे दिया है वह किसी के पास नहीं है। बरसों से जमी धूल साफ हुई तो चमकदार धूप अंतर मन के कोने कोने में जाकर पसर गई। पर अब सुनंदा की आवाज़ में चपलता थी। जीवन साथी तो मेरे पास है, बस उसके दायित्व, उसके प्यार बनने तक का सफ़र तय करना बाकी है। उसकी बात समझने में रतन को कुछ समय लगा। फिर वहीं कुर्सी से उठे और मुड़कर उसके पास जमीन पर बैठ गए। सुनंदा के हाथों को पकड़ कर कहने लगे, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए थी सुनी। न समाज की परवाह है मुझे, न किसी और का ख्याल। बस तुम कह दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। इस बार मुझे मत नकारना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी पसंद पर पूरा उतरने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सुनंदा। जानती है वह, पता है उसको, मूर्ख तो वह थी जो ऐसा अथाह प्यार करने वाला अपने आंचल में समेट कर खुद को असहाय समझती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।